ठीक है, तो ये देखो ये इम्पोर्टेंट है चैप्टर, और इसके आगे जो 4 चैप्टर वो इम्पोर्टेंट है पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए, तो ये अच्छे से करना है ये चैप्टर। पीसीएस वीसीएस के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर। पीसीएस में डायरेक्ट राजस्थान पीसीएस इनमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व की जलवायु का अध्ययन जलवायु संबंधी आंकड़ों व जानकारी को संगठित करके किया जा सकता है। इन आंकड़ों को आसानी से समझने व उनका वर्णन और विश्लेषण करने के लिए उन्हें अपेक्षाकृत छोटी इकाइयों में बांटकर संश्लेषित किया जा सकता है। जो आपकी बार यूपीएससी 2024 में आया ना क्वेश्चन, वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, यहीं से आया है। पेपर ले आना एक बार 2024 वाला किधर है, इसी चैप्टर से आया है क्वेश्चन। जलवायु का वर्गीकरण 3 बृहत उपगमनों द्वारा किया गया है, आनुभाविक, जननिक और अनुप्रयुक्त। आनुभाविक वर्गीकरण प्रेक्षित किए गए विशेष रूप से तापमान एवं वर्णन से संबंधित आंकड़ों पर आधारित होता है। जननिक वर्गीकरण जलवायु को उनके कारणों के आधार पर संगठित करने का प्रयास। जलवायु का अनुप्रयुक्त वर्गीकरण किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। अब देखो ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति। वी कोपेन द्वारा विकसित की जलवायु के वर्गीकरण की आनुभाविक पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है। कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की। उन्होंने तापमान तथा वर्षण के कुछ निश्चित मानों को चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण से संबंध स्थापित किया और इन मानों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया। वर्षा में तापमान के मध्यमान, वार्षिक और मध्यमान मासिक आंकड़ों पर आधारित है एक आनुभाविक पद्धति है। उन्होंने जलवायु के समूह में प्रकारों की पहचान करने के लिए बड़े तथा छोटे अक्षरों का प्रयोग का आरंभ किया। सन 1918 में विकसित तथा समय के साथ संशोधित हुई कोपेन की पद्धति आज भी लोकप्रिय और प्रचलित है। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान पर, एक वर्षण पर आधारित है। अब देखो यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता, परंतु कंडीशन के अकॉर्डिंग यूपीएससी क्वेश्चन जरूर पूछता, और पहले जो पूछता आया है इस टाइप के क्वेश्चन जो 2024 में पूछा गया था। कोपेन के जलवायु समूह की विशेषता को सारणी 12.1 में दिया गया। अब देखो, उष्णकटिबंधीय जलवायु सभी मानों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जरूर याद रखना, इससे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये चीज याद रखना। अमित, तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं बीपीएससी में? मेरे बहुत कम हो रहे हैं सर, 63 ही केवल सही हो रहे हैं। कटपिट के या ओनली 63 सही हुए हैं? कटपिट के सर। तो कोई चांस है उसमें होने का? नहीं सर, इसमें मुझे कोई चांस नहीं लग रहा है। तो अभी जो आंसर की दिया है उससे मैंने मिलाया नहीं है वैसे, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है सर, वही होगा। मैंने 63 मिलाया था बहुत पहले। फिर तुम इधर क्लास क्यों नहीं करते हो? कौन से हवा में उड़ रहे हो फिर तुम आजकल? नहीं, क्लास तो मैं इधर 2 दिन से क्लास केवल नहीं कर रहा हूँ, बाकी तो मैं कर ही रहा था सर। ठीक है, क्लास किया करो डेली। ठीक है, ध्यान दे इधर। उष्णकटिबंधीय कैसी होती है? सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ये चीज़ याद रखना, ये छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक से ही क्वेश्चन सही हो जाता है यूपीएससी का। शुष्क जलवायु वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता होती है। कोषण और शीतोष्ण सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस का कम मध्य अक्षांशीय जलवायु होती है। शीतल हिमवन जलवायु वर्षा के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 0 तापमान से 3 डिग्री नीचे होता है। शीत सभी महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। उच्च भूमि ऊंचाई के कारण शीत होती है। तो ये चीज़ याद रखना ना, इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक याद रखने से क्वेश्चन हो जाता है। बड़े अक्षर ABCD आदर्श जलवायु को तथा बी अक्षर सूक्ष्म जलवायु को निरूपित करता है। जलवायु समूह को तापक्रम और वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर कई उप प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसके छोटे अक्षरों द्वारा अभिहित किया गया है। शुष्कता वाले मौसम को छोटे अक्षरों FMWS द्वारा इंगित किया गया है। F मौसम शुष्क मौसम के न होने का। तो ये देखो ना, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट, पर यूपीएससी ने कभी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा है। यूपीएससी डायरेक्ट उसके लिए पूछता, परंतु जो आपकी बार क्वेश्चन पूछा था वो मैं बताता हूँ। आपकी बार जो क्वेश्चन पूछा गया इसी टेबल से हो जाएगा वो। तो बस ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। F शुष्क मौसम के न होने का, M मानसून जलवायु को, W शीत ऋतु को और S शुष्क ग्रीष्म ऋतु को इंगित करता है। छोटे अक्षर ABCD तापमान की उग्रता वाले भाग को दर्शाते हैं। B समूह की जलवायु को विभाजित करते हैं और स्टेपी अथवा अर्ध शुष्की के लिए S तथा मरुस्थल के लिए W जैसे बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है।
जलवायु प्रकारों को सारणी 12.2 में दिखाया गया है। जलवायु समूह प्रकार का वितरण 12.1 में दर्शाया गया है। अब ध्यान से देखना, यहीं से यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था इसी टेबल से। क्वेश्चन पढ़ के मैं बता देता हूँ, फिर तुम लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। 2024 का क्वेश्चन है ये। देखो 3 कंडीशन दी हुई थी क्वेश्चन में। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। तापमानों का वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना इसकी कंडीशन। दूसरी है वर्ष भर वर्षण होता है, मतलब हमेशा बरसात होती रहती है, और वर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये देखना, इस कंडीशन को याद रखना, 3 कंडीशन, इन्हीं से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, उष्ण कटिबंधीय, देखो ऑप्शन क्या क्या थे, विषुवतीय जलवायु था, ठीक है, और चीनी प्रकार जलवायु था, ठीक है। तीसरा था सी था आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु था, ठीक है। चौथा था समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। तो ये चीज़ याद रखना, इन्हीं में से है। तो देखो ए है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसके 3 प्रकार होते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसून और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क। अब देखो यही यूपीएससी में एक ऑप्शन तो ये वाला था, ठीक है। एक ऑप्शन था विषुवतीय जलवायु, विषुवतीय जलवायु इसमें दिया होगा भूमध्य सागरीय, इसी को ही बोलते हैं। नहीं भूमध्य सागरीय नहीं, इक्वेटर वाला होगा वो। भूमध्य सागरीय नहीं होगा वो, चलो ठीक है। एक है चीनी प्रकार का जलवायु है, और एक समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु, समुद्री पश्चिमी तटीय, ये रहा, और यही इसका आंसर था। देखो ये है, डायरेक्ट यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। अभी तो जब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना, वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पर मैं बता रहा हूँ यूपीएससी ने यहीं से क्वेश्चन पूछा है। तो कटु अक्सर है ना, ये पीसीएस में पूछा जाता है, यूपीएससी ने कभी आज तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है। मैंने जितने क्वेश्चन ऑब्जर्व किए हैं, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, पर ना पीसीएस वीसीएस में पूछा जाता है, जैसे राजस्थान पीसीएस में पूछा ही जाता है। तो देखो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के लक्षण क्या होते हैं, कोई शुष्क ऋतु नहीं, मानसून लघु शुष्क ऋतु होता है, जाड़े की शुष्क ऋतु होती है। बी है जो शुष्क जलवायु वाले, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, मध्य अक्षांशीय स्टेपी, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। तो ये देखो नामकरण है, वो अपने के लिए ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क में शुष्क, निम्न अक्षांशीय शुष्क, मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क तथा शुष्क, मध्य अक्षांशीय शुष्क। अब ये कोष्ण जलवायु, कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, भूमध्य सागरीय, समुद्री पश्चिमी तटीय, यही इसका आंसर था, यूपीएससी ने जो पूछा था। तो देखो इसका है कोई शुष्क ऋतु नहीं, और कोष्ण तथा शीतल ग्रीष्म, और जो कि अपने को इसमें ऐसे दिया नहीं था, वो आगे अपन जो पढ़ेंगे उसमें आएगा। डी शीतल हिमवन जलवायु, आर्द्र माध्यप्य और उप उत्तर ध्रुवीय आती है, जो कोई शुष्क ऋतु नहीं, भीषण जाड़ा होता है, जाड़ा शुष्क अत्यंत भीषण होता है। ई है जो सी जलवायु, जो टुंड्रा और ध्रुवीय हिमटोपी होती है, सही अर्थ में कोई ग्रीष्म नहीं, सदैव हिमाच्छादित हिम होता है यहाँ पे। एप उच्च भूमि, जो उच्च भूमि होती है, हिमाच्छादित उच्च भूमि होती है। अब देखो ये ज़्यादा यहाँ पे इतना पता नहीं लग रहा, पर पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा वो यहाँ से पूछा, ये एक्सप्लेनेशन जो दिया ना यहाँ से पूछा क्वेश्चन ने, अभी मैं दिखाऊंगा एकदम डिक्टो जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु करक और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। अब ये चीज़ें याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण वर्ष सूर्य के उद्वस्त तथा अंतर उष्ण कटिबंधीय भीषण क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण में आर्द्र रहती है। यहाँ वार्षिक तापांतर बहुत कम तथा वर्षा अधिक होती है। जलवायु की उष्ण कटिबंधीय समूह को 3 प्रकारों में बांटा जाता है, जिनके नाम है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसमें शीत ऋतु शुष्क होती है। अब अगला है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, मतलब इसी के टाइप को आगे एक्सप्लेन किया है, जो अपन ये टेबल में पढ़े थे उसी को ही। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवत वृत्त के निकट पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, पश्चिमी विषुववर्तीय अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप है। वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछारों के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। ये यूपीएससी ने 2020 में पूछा है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है चैप्टर ही। तापमान समान रूप से ऊंचा और वार्षिक तापांतर नगण्य होता है। किसी भी दिन अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। इस जलवायु में सघन वितान तथा व्यापक जैव विविधता वाले उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। अगला उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारी वर्षा अधिकतर गर्मियों में होती है। शीत ऋतु शुष्क होती है। जलवायु के इस प्रकार का विस्तृत जलवायु विवरण इसमें आगे अपन पढ़ेंगे, जो भारत वाला है।
उसमें पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु एएफ प्रकार के जलवायु प्रदेशों के उत्तर और दक्षिण में पाई जाती है। इसकी सीमा महाद्वीप के पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु के साथ और पूर्वी भाग में सीएफ तथा सीडब्ल्यू प्रकार की जलवायु के साथ पाई जाती है। देखो ये सीएफ इनके जगह मत पढ़ना, यूपीएससी ने कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीसीएस के एग्जाम नहीं दे रहे हो तो यूपीएससी में नहीं पूछा। विस्तृत एडब्ल्यू जलवायु दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राजील के वनों के उत्तर और दक्षिण में बोलिविया और पैराग्वे के निकटवर्ती भागों तथा सूडान और मध्य अफ्रीका के दक्षिण में पाई जाती है। इस पर जलवायु में वार्षिक वर्षा एएफ तथा एएम जलवायु प्रकारों की अपेक्षा काफ़ी कम तथा विचरणशील है। आर्द्र ऋतु छोटी और शुष्क ऋतु भीषण व लंबी होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है और शुष्क ऋतु में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। इस जलवायु में पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियाँ पाई जाती है। याद रखना कि अपना क्वेश्चन जो था आंसर उसका ये था, सी वाला प्रकार में आएगा उसका आंसर। शुष्क जलवायु बी वाली जो टाइप होती है। शुष्क जलवायु की विशेषता अत्यंत न्यून वर्षा है जो पादपों की वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होती है। जलवायु पृथ्वी के बृहत बड़े भाग पर पाई जाती है जो विषुवत वर्ष से 15 से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के बीच विस्तृत है। 15 से 30 डिग्री के निम्न अक्षांशों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ तापमान का अवतलन और उत्क्रमण वर्षा नहीं होने देते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर ठंडी धाराओं के आसन क्षेत्र विशेषतः दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह जलवायु विस्तृत वर्ष की ओर अधिक विस्तृत और तटीय भाग में पाई जाती है। मध्य अक्षांशों में विस्तृत वर्ष से 35 से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण के बीच यह जलवायु महाद्वीपों के उन आंतरिक भागों तक परिरुद्ध होती है जहाँ पर्वतों से घिरे होने के कारण प्राय समुद्री आर्द्र पवनें नहीं पहुँच पाती। इस कारण यहाँ बरसात भी नहीं होती। इसलिए देखो ना इस एरिया में ज़्यादा जो मरुस्थलीय सब पाए जाएंगे। शुष्क जलवायु को स्टेपी अथवा अर्ध शुष्क जलवायु और मरुस्थल जलवायु में विभाजित किया जाता है। इसे आगे 15 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में बांटा जाता है। 35 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच इसे मध्य अक्षांश से स्टेपी तथा मध्य अक्षांश से मरुस्थल में विभाजित किया जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी एवं उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी एवं उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जलवायु में वर्षण और तापमान के लक्षण एक समान होते हैं। आर्द्र व शुष्क जलवायु के संक्रमण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु में मरुस्थल जलवायु की अपेक्षा वर्षा थोड़ा ज़्यादा होती है जो विरल घास भूमियों के लिए पर्याप्त होती है। वर्षा दोनों ही जलवायु में परिवर्तनशीलता होती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता मरुस्थल की अपेक्षा स्टेपी में जीवन को अधिक प्रभावित करती है। इससे कई बार अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। मरुस्थल में वर्षा थोड़ी किंतु गरज के साथ तीव्र बौछारों के रूप में होती है जो मृदा में नमी पैदा करने में अप्रभावी सिद्ध होती है। ठंडी धाराओं तापमान लगते तटीय मरुस्थलों में कोहरा एक आम बात है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान बहुत ऊंचा होता है। लीबिया के अल अजीजा में 13 सितंबर 1922 को उच्चतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सोचो अभी देखोगे तो अभी 50 डिग्री भी भारत में पहुँचने लगा है। तो समझ रहे हो, मतलब ये उस टाइम सबसे हाईएस्ट था। अब ये नॉर्मल हो रहा है, आगे जाके पृथ्वी जलने लग जाएगी। अभी आगे चैप्टर इसी पे आएगा, ग्लोबल वार्मिंग पे। इस जलवायु में वार्षिक और दैनिक तापांतर भी अधिक पाए जाते हैं। कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु जो सी प्रकार की होती है, इसी से आंसर आया। अब देखो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु 30 से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी सीमांतों पर विस्तृत है। इस जलवायु को सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु कोष्ण और शीत ऋतु मृदुल होती है, ठीक है। इस जलवायु को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया: आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय तथा सर्दियों में शुष्क और गर्मियों में उष्ण भूमध्य सागरीय आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय अर्थात शुष्क ऋतु की अनुपस्थिति तथा मृदु शीत ऋतु और समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु, जो यही क्योंकि आंसर भी था। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कर्क व मकर रेखा से ध्रुवों की ओर मुख्यतः भारत के उत्तरी मैदान और दक्षिणी चीन के आंतरिक मैदानों में पाई जाती है। यह जलवायु एडब्ल्यू जलवायु जैसी ही है, केवल इतना अपवाद है कि इसमें सर्दियों का तापमान कोष्ण होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर तथा उपोष्ण कटिबंध से 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ पाई जाती है। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी दक्षिण पश्चिमी तट इसके उदाहरण है। ये शीत ग्रीष्म ऋतु में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब तथा शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है। इससे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। इस प्रकार उष्ण व शुष्क गर्मियों तथा मृदु वर्षा युक्त सर्दियाँ इस जलवायु की विशेषता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा शीत ऋतु में 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। वार्षिक वर्षा 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच होता है, ठीक है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, देखो ये भी एक ऑप्शन था जो अपन क्वेश्चन था उसमें। देखो 4 थे: विषुवतीय जलवायु, चीनी प्रकार जलवायु, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु और समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। अब देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर होता है।
आधि उपोष्णकटिबंधीय जलवायु उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। इस प्रदेश में वायु राशि प्राय अस्थिर होती है, पूरे वर्ष वर्षा होती है। देखो एक ऑप्शन तो मिल गया अपने को कि पूरे वर्ष वर्षा होती है यहाँ पे, जो अपने क्वेश्चन के ऑप्शन में भी था। यह जलवायु पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण तथा पूर्वी चीन, दक्षिणी जापान, उत्तरी पूर्वी अर्जेंटीना, तटीय दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। ठीक है। औसत वार्षिक वर्षा, एक मिनट, औसत वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच रहती है। ठीक है, तो अपने जो क्वेश्चन में जो दिया है वो दिया है 50 से लेकर 250 तक, तो ये तो नहीं मिल रहा। ठीक है, के बीच रहती है। ग्रीष्म ऋतु में तड़ी जंजा और शीत ऋतु में वातावरणीय वर्षण सामान्य विशेषता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जाड़ों में 15 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दैनिक तापमान तो बहुत कम होता है। अब यही आंसर है, देखना इस क्वेश्चन का, जो 2024 में यूपीएससी का क्वेश्चन आया डायरेक्ट यहाँ से। ठीक, अब देखना, समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु से दूरी की ओर पाई जाती है। ठीक है, यह जलवायु के प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, उत्तरी कैलिफोर्निया, दक्षिणी चिली, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। यहाँ समुद्री प्रभाव के कारण तापमान मध्यम होते हैं और शीत ऋतु में अपने अक्षांशों की तुलना में कोषण होते हैं। ठीक है, गर्मी के दिनों में औसत तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 4 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वार्षिक और दैनिक तापांतर कम पाया जाता है। देखो पहला ऑप्शन मिल गया, तापमानों को वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न है। देखो डायरेक्ट अब एक एक लाइन मिलेगी जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। दूसरा, वर्षण साल भर होता है, मिल गया दूसरा ऑप्शन भी अपने को, लेकिन ये सर्दियों में अधिक होती है। और देखो तीसरा ऑप्शन भी मिल गया, वर्षण 50 से लेकर 250 सेंटीमीटर के बीच घटती बढ़ती रहती है। सोचो, लाइन टू लाइन यूपीएससी ने उठा के क्वेश्चन पूछा है 2024 का। मैं फिर बता रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर 2-3 साल में रिपीट करता है ये यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन। इसीलिए ज्योग्राफी के लिए उन्हें एनसीईआरटी पढ़ो, सारे क्वेश्चन मिले हैं। जो 15 से 16 क्वेश्चन आए हैं, 17-18 क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी के, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। अगर छठी से लेकर 12वीं तक क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे अच्छे से। शीत हिम वन जलवायु, शीत हिम वन जलवायु उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के विस्तृत महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है। शीत हिम वन जलवायु को 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। डीएफ जो आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु है, और डीडब्ल्यू शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। उच्च अक्षांशों में सर्दी की उग्रता अधिक मुखर होती है। युवराज तुम राजस्थान वाला एग्जाम दे रहे हो आरपीएससी? अगर दे रहे हो तो ये चैप्टर पढ़ लेना, एक आध क्वेश्चन जरूर आता है, 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ से जरूर आते हैं, पर उसमें थोड़ा ये भी पूछते हैं। यूपीएससी में ये नहीं पूछते हैं नामकरण, पर वहाँ पूछा जाता है कोपन का जलवायु के वर्गीकरण के बारे में। आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु और मध्य अक्षांशीय स्टेपीज जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। जाड़े ठंडे और बर्फीले होते हैं। तुषार मुक्त ऋतु छोटी होती है। वार्षिक तापांतर अधिक होता है। मौसमी परिवर्तन आकस्मिक और अल्पकालिक होते हैं। ध्रुवों की ओर सर्दियाँ अधिक उग्र होती है। शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु मुख्यतः उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाती है। जाड़ों में प्रति चक्रवात का स्पष्ट विकास तथा ग्रीष्म ऋतु में उसका कमजोर पड़ना इस क्षेत्र में पवनों के प्रत्यावर्तन की मानसून जैसी दशाएं उत्पन्न करते हैं। ध्रुवों की ओर गर्मियों में तापमान कम होते हैं और जाड़ों में तापमान अत्यंत न्यून होते हैं। कुछ स्थान तो ऐसे भी हैं जहाँ वर्षा के 7 महीने तक तापमान हिमांक बिंदु से कम रहता है। वार्षिक वर्षा कम होती है, जो 12 से 15 सेंटीमीटर के बीच ही होती है। ध्रुवीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु सतह अक्षांश से पूरे ध्रुव की ओर पाई जाती है। ध्रुवीय जलवायु 2 प्रकार की होती है, जो टुंड्रा और हिमटॉपी होती है। टुंड्रा जलवायु, टुंड्रा जलवायु का नाम काई, लाइकेन तथा पुष्पी पादप जैसे छोटे वनस्पति प्रकार के आधार पर रखा गया है। यह स्थायी तुषार का प्रदेश है, जिसमें अधोभूमि स्थायी रूप से जमी रहती है। लघुवर्धन काल और जलाक्रांति छोटी वनस्पति का पोषण कर पाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में टुंड्रा प्रदेश में दिन के प्रकाश की अवधि लंबी होती है। हिमटॉप जलवायु, हिमटॉप जलवायु ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में पाई जाती है। गर्मियों में तापमान हिमांक से नीचे रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा थोड़ी मात्रा में होती है। तुषार और हिम एकत्रित होती जाती है, जिनका बढ़ता हुआ दबाव हिम परतों को विकृत कर देता है। हिम परतों के ये टुकड़े आर्कटिक व अंटार्कटिक जल में खिसक कर लावी हिम सेलों के रूप में तैरने लगते हैं। अंटार्कटिक में 79 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर प्लेट्यू स्टेशन पर भी यह जलवायु पाई जाती है। उच्च भूमि जलवायु, उच्च भूमि जलवायु भूम्याकृति द्वारा नियंत्रित होती है। ऊंचे पर्वतों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मध्यमान तापमान में भारी परिवर्तन पाए जाते हैं।
उच्च भूमि में वर्षण के प्रकारों व उनके गहनता में स्थानिक अंतर पाए जाते हैं। पर्वतीय वातावरण में ऊंचाई के साथ जलवायु प्रदेशों के स्तरित ऊर्ध्वाधर कटिबंध पाए जाते हैं। अब ये देखो, ये मेंस का टॉपिक है। यूपीएससी ने मेंस में बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ तक ऐसे का भी ही यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है पहले भी, तो ये इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए। जिस प्रकार की जलवायु का अनुभव हम कर रहे हैं वह थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ विगत 10,000 वर्षों से अनुभव की जा रही है। अपने प्रादुर्भाव से ही पृथ्वी ने जलवायु में अनेक परिवर्तन देखे हैं। भूगर्भिक अभिलेखों से हिमयुगों और अंतर हिमयुगों में क्रमशः परिवर्तन की प्रक्रिया परिलक्षित होती है। भू आकृतिक लक्षण विशेषतः ऊंचाइयों तथा उच्च अक्षांशों में हिमनायों के आगे बढ़ने व पीछे हटने के शेष चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण उष्ण व शीत युगों के होने को उजागर करता है। वृक्षों के तने में पाए जाने वाले वलय भी आर्द्र शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु की अनिश्चितता का वर्णन करते हैं। ये सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक व सतत प्रक्रिया है। हालांकि अगर मेंस में अगर कोई क्वेश्चन बनाना हो ना, तो इस स्टेटमेंट को उठा के क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि आप इसको सिद्ध कीजिए कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक व सतत प्रक्रिया है। तो ये जो सारा आप स्टार्टिंग से आप पढ़े वो सारा आएगा। भारत में आर्द्र व शुष्क युग आते जाते रहते हैं। पुरातत्व खोज दर्शाती है कि ईसा से लगभग 8,000 वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल की जलवायु आर्द्र व शीतल थी। ईसा से 3,000 से 1,700 वर्ष पूर्व यहाँ वर्षा अधिक होती थी। लगभग 2,000 से 1,700 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व यहाँ क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था। शुष्क दशाएं तभी से गहन हुई है। लगभग 50 करोड़ से 30 करोड़ वर्ष पहले भूवैज्ञानिक काल के कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन तथा सिल्यूरियन युगों में पृथ्वी गर्म थी। प्लेस्टोसीन जो भी है, इससे कोई यूपीएससी ज़्यादा मतलब है नहीं। युगांतर के दौरान हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधियाँ रही है। अंतिम प्रमुख हिमयुग आज से 18,000 वर्ष पूर्व था। वर्तमान अंतर हिमयुग 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। मतलब ये बता रहा है कि भाई कैसे क्लाइमेट चेंज होता है और उसके कारण जो अभी रहने योग्य बना है, पहले पूरा बर्फीला था। अभिनव पूर्व काल में जलवायु किस प्रकार की थी? सभी कालों में जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं। पिछले शताब्दी के 90 के दशक में चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई है। 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व में सबसे भयंकर बाढ़ों का दर्ज किया गया है। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश में 1967 से 77 के दौरान आया विनाशकारी सूखा ऐसा ही एक परिवर्तन था। 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहत मैदान के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जिसे धूल का कटोरा कहा जाता है, ये पीसीएस विशेष का फेवरेट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है, धूल का कटोरा किसको कहा जाता है। भीषण सूखा पड़ा, फसलों की उपज तथा फसलों के विनाश, बाढ़ों तथा लोगों के प्रवास संबंधी ऐतिहासिक अभिलेख परिवर्तनशील जलवायु के प्रभाव के बारे में बताते हैं। यूरोप अनेक बार उष्ण, आर्द्र, शीत एवं शुष्क युगों से गुजरा है। उनमें से महत्वपूर्ण प्रसंग 10वीं और 11वीं शताब्दी के उष्ण व शुष्क दशाओं का है, जिनमें वाइकिंग कबीले ग्रीनलैंड में जा बसे थे। यूरोप ने सन 1550 से सन 1850 के दौरान लघु हिमयुग का अनुभव किया है। 1885 से 1940 तक विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है। 1940 के बाद तापमान में वृद्धि की दर घटी है। अब देखो, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है यहाँ से पीटी में। एक तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, ये भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन के अनेक कारण हैं। इन्हें खगोलीय और अब देखो ना, जो यहाँ पे जो कारण मिलेंगे ना एनसीईआरटी में, आपको जो कोचिंग के नोट्स में वहाँ से नहीं मिलेंगे, जो मैंने भी खुद पढ़ के अनुभव किया है, ये नोटिस करना है। यहाँ पे देखो अलग ही तरीके का दिखाया गया है भाई क्लाइमेट चेंज कैसे होता है। इन्हें खगोलीय और पार्थिव कारणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली बात तो इन्होंने 2 कारणों में विभाजित कर दिया है, खगोलीय और पार्थिव कारणों से। खगोलीय कारणों का संबंध सौर कलंकों की गतिविधियों से उत्पन्न सौरिक निर्गत ऊर्जा से परिवर्तन है। सौर कलंक सूर्य पर काले धब्बे होते हैं, जो कि एक चक्रीय ढंग से घटते बढ़ते रहते हैं। कुछ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सौर कलंकों की संख्या बढ़ने पर मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। सौर कलंकों की संख्या घटने से उष्ण व शुष्क दशाएं उत्पन्न होती है, यद्यपि ये खोज आंकड़ों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। एक अन्य खगोलीय सिद्धांत है मिलैंकोविच ढोलन है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों में बदलाव के चक्रों, पृथ्वी की डगमगाहट तथा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तनों के बारे में अनुमान लगाता है। ये सभी कारण सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्य ताप में परिवर्तन ला देते हैं, जिसका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। अब देखो, ये कारण कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ये दोनों कारण जो बताए गए हैं। ज्वालामुखी क्रिया जलवायु परिवर्तन के एक अन्य कारण है। ज्वालामुखी उद्भेदन वायुमंडल में बड़ी मात्रा में एरोसोल फेंक देता है। ये एरोसोल लंबे समय तक वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सौर्य विकिरण को कम कर देते हैं।
हाल ही में हुई पिनाटोबो तथा एल सियोल ज्वालामुखी भेदनों के बाद पृथ्वी का औसत तापमान कुछ हद तक गिर गया था। जलवायु पर पड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण मानवदभी कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता सांद्रण है। इसे भूमंडलीय ऊष्मन भी कहा जाता है। भूमंडलीय ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल में प्रवेशी सौर विकिरण का पारेषण भी करता है, किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अधिकतम दिग तरंगों का अवशोषित कर लेता है। अब देखिए ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये चीज याद रखना। वे गैसें जो विकिरण को दिग तरंगों का अवशोषण करती है ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। वायुमंडल का तापन करने वाली प्रक्रिया को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ठीक है, अभी देखो ग्रीन हाउस गैसों के, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन बने हैं पीटी में। ग्रीन हाउस गैस शब्द का सामान्य अनुमान उस ग्रीन हाउस से लिया गया है जिसका उपयोग ठंडे इलाकों में ऊष्मा का परिसरण करने के लिए किया जाता है। ग्रीन हाउस कांच का बना होता है। कांच प्रवेशी सौर विकिरण के लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है, मगर बहिर्गामी विकिरण को दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी है, मतलब किरणें आ तो सकती पर जा नहीं सकती। इस प्रकार कांच अधिकाधिक विकिरण को आने देता है और दीर्घ तरंगों वाले विकिरण को कांच से घर से बाहर जाने से रोकता है। इससे ग्रीन हाउस इमारत के भीतर बाहर की अपेक्षा तापमान अधिक हो जाता है। जब आप गर्मियों में किसी बंद खिड़कियों वाले कार अथवा बस में प्रवेश करते हैं तो आप बाहर की अपेक्षा अधिक गर्मी अनुभव करते हैं। इसी प्रकार जाड़ों में बंद दरवाजे व खिड़कियों वाला वाहन बाहर की अपेक्षा गर्म रहता है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के एक अन्य उदाहरण है। अब की बार एक क्वेश्चन आया था, देखो ये स्टेटमेंट है 2024 के क्वेश्चन का ही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग के विकिरण का अच्छा अवशोषक है। अब देखो यही तो दिया है पूरा यहाँ पे कि दीर्घ तरंग को बाहर नहीं जाने देता है। शॉर्ट वेव को तो आने देता है पर लॉन्ग वेव को नहीं जाने देता है। यही तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बना, इसलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया, यूपीएससी ने लगभग देखो 2022 में पूछा, 2013 में पूछा, अभी मैं बताऊंगा ध्यान से देखना। ग्रीन हाउस गैसें, ये तो बहुत बार पूछा है। वर्तमान में चिंता कारण बनी मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना ये गैसें इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कुछ अन्य गैस जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड आसानी से ग्रीन हाउस गैसों को प्रतिक्रिया करती है और वायुमंडल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती है। रुको एक और क्वेश्चन आया था, एक मिनट में बताता हूँ। नाइट्रोजन ऑक्साइड उसका आया था, उसको देखो एक बार। तो मेरा कहना मतलब कि ज्योग्राफी के एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाके इसके लाइन टू लाइन का उसका फ़ायदा उठा पाओगे। मेरा मानना है कि 5 बार तो रिविजन करके जरूर जाना, तब जाके आप 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 12-13 क्वेश्चन बना पाओगे ज्योग्राफी के। अब जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया उनका बार बार रिवीजन करना, जो फालतू चैप्टर उनको हटा देना, उनको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वहाँ तक आज तक कभी क्वेश्चन बना है नहीं वैसे। देखो ये क्वेश्चन है, थोड़ा पन्ना अलग है ये। हाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है, रक्त वाहिका को विस्तारित करता है, रक्त प्रवाह को बढ़ाता है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दिया था, इसी में से आंसर था मतलब, ठीक है। तो इसके आगे प्रॉपर्टीज आएगी, पर ये कारण है, ठीक है। किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव इसके सांद्रण में वृद्धि के परिणाम वायुमंडल में इसके जीवन काल तथा इसके द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग लंबाई पर निर्भर करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक प्रभावी होते हैं समताप मंडल में। अब देखो ये क्वेश्चन 2012-13 में पीटी में डायरेक्ट आया है। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन जब निम्न समताप मंडल में उपस्थित होती है तो वह पार्थिव विकिरण को अत्यंत प्रभावी ढंग से अवशोषित करती है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ग्रीन हाउस गैसों के अणु जितने लंबे समय तक बने रहते हैं, इनके द्वारा लाए गए परिवर्तन से पृथ्वी के वायुमंडलीय तंत्र को उभरने में उतना ही अधिक समय लगता है। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का है। CO2 का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों, तेल, गैस में कोयला के दहन से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं, ये इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में।
वन अपनी वृद्धि के लिए CO2 का उपयोग करते हैं, अतः भूमि उपयोग में परिवर्तनों के कारण की गई जंगलों की कटाई भी CO2 की मात्रा बढ़ाती है। अपने स्रोतों में हुए परिवर्तन से संबंधित करने के लिए CO2 को 20 से 50% वर्ष लग जाते हैं। यह लगभग 0.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। जलवायु मॉडलों में जलवायु में होने वाले परिवर्तनों का आंकलन CO2 की मात्रा को पूर्व औद्योगिक स्तर से दोगुना करके किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानवीय गतिविधियों से पैदा होते हैं। ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होती है, यह भी चाहिए रखना। इससे बेस यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। जहां पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती है, इसमें पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती। समताप मंडल में वाहित होने वाली ग्रीन हाउस गैस भी ओजोन को नष्ट करती है। ओजोन को सबसे अधिक ह्रास अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। समताप मंडल में ओजोन के सांद्रण का ह्रास ओजोन छिद्र कहलाता है। यह छिद्र पराबैंगनी किरणों को सौरमंडल से गुजरने देता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है क्योटो प्रोटोकॉल। ये चीज़ याद रखना, इनसे रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, जिसकी उद्घोषणा सन 1997 में की गई थी। सन 2005 में प्रभावी से उद्घोषणा को 141 देशों ने अनुमोदन किया। क्योटो प्रोटोकॉल ने 35 औद्योगिक राष्ट्रों को परिबद्ध किया हुए सन 1990 के उत्सर्जन स्तर से वर्ष 2012 तक 5% की कमी लाई। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण में वृद्धि की प्रवृत्ति आगे चलकर पृथ्वी को गर्म कर सकते हैं। एक बार भूमंडलीय उष्मन के आरंभ हो जाने पर इसे उलटना बहुत मुश्किल होगा। भूमंडलीय उष्मन का प्रभाव हर जगह एक समान नहीं हो सकता, तथापि भूमंडलीय उष्मन के दुष्प्रभाव जीवन पोषक तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। हिमटोपियों व हिम नदियों के पिघलने से ऊंचा उठा समुद्र जल का स्तर, समुद्र का उसमें विस्तार तटीय क्षेत्र के विस्तृत भागों और द्वीपों को आप्लावित कर सकता है, मतलब द्वीप डूब सकते हैं। इससे सामाजिक समस्या उत्पन्न होगी। विश्व समुदाय के लिए गहरी चिंता का एक और विषय है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने और भूमंडलीय उष्मन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रयास आरंभ हो चुके हैं। हमें आशा है कि विश्व समुदाय इस चुनौती को प्रत्युत्तर देगा और एक ऐसी जीवन शैली को अपनाएगा जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संसार रहने के लायक रह सकेगा। आज भूमंडलीय उष्मन विश्व की प्रमुख चिंताओं में से एक है। आइए देखिए कि दर्ज तापमानों के आधार पर यह कितना गर्म हो चुका है। तापमान के उपलब्ध आंकड़ों 19वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप के हैं। इस अध्ययन की संदर्भित अवधि 1961 से 80 के बीच में है। इससे पहले व बाद की अवधियों की तापमान की असंगतियों का अनुमान 1961 से 1990 की अवधि के औसत तापमान से लगाया गया है। पृथ्वी के धरातल के निकट का वायु का औसत वार्षिक तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है। काल श्रेणी 1961 से 90 के ग्लोब के सामान्य तापमान की तुलना में 1856 से लेकर 2000 के दौरान पृथ्वी के धरातल के निकट वार्षिक तापमान में असंगति को दर्शाती है। तापमान के बढ़ने की प्रवृत्ति 20वीं शताब्दी में दिखाई दी। 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक तापमान दो अवधियों में बढ़ा, 1944 और 77 से 99। इन दोनों में प्रत्येक अवधि में भूमंडलीय औसत 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इन दोनों अवधियों के बीच थोड़ा शीतलन भी हुआ, जो उत्तरी गोलार्ध में अधिक चिह्नित था। 20वीं शताब्दी के अंत में औसत वार्षिक तापमान का वैश्विक अध्ययन 19वीं शताब्दी में दर्ज किए गए तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 1856 से 2000 के दौरान सबसे गर्म साल अंतिम दशक में दर्ज किया गया था। सन 1998 में संबंधित न केवल 20वीं शताब्दी का बल्कि पूरी 77 शताब्दी से, मतलब 100 वर्षों में सबसे ज़्यादा गर्म था वो। तो ये तो इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पर एक कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना CO2 के बारे में। यहाँ पे यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, जैसे है ना ये वाला, ये यूपीएससी ने ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा, अगर देखोगे तो पता लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। यहाँ से आपका 2024 में क्वेश्चन बना है और आगे भी बनेगा। अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, PT प्लस मेंस दोनों के लिए ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जलीय चक्र, महासागर, अंतर समुद्र उच्चावता, लवणता, तापमान का वितरण, महासागरीय तरंगे, ज्वार भाटाएं, धाराएं, सब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ लेते हैं। देखो, महासागरीय जल। क्या आप जल के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक घटक है। पृथ्वी के जीव सौभाग्यशाली है कि यह एक जलीय ग्रह है, अन्यथा हम लोगों का अस्तित्व ही नहीं होता। जल हमारे और सौरमंडल का दुर्लभ पदार्थ है। सूर्य अथवा सौरमंडल में अन्यत्र कहीं भी जल नहीं है। सौभाग्य से पृथ्वी के धरातल पर जल का प्रचुर आपूर्ति है। हमारे ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो छोटे मोटे एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, परंतु ये तो पता ही होगा। अब देखो ये 6ठी 7वीं क्लास में भी अपन पढ़े थे जलीय चक्र के बारे में। देखो यहाँ पे महासागर है, ये भूमिगत प्रभाव, भूमिगत इधर उधर होता रहता है, मृदा में वेदन भी होता रहता है। यहाँ से मान लो बरसात होगी तो इसे पिघल के इधर आता है,
ठीक है। वाष्पोत्सर्जन यहाँ से भी होता है, संघनन होगा तो फिर बादलों का फॉर्मेशन होगा। वाष्पीकरण यहाँ से भी होता है, ठीक है, संघनन होगा, वर्षा होती है, ठीक है, वायु द्वारा बादल इधर उधर आते जाते रहते हैं। तो नॉर्मल चीज़ें, पर याद रखने जो कॉन्सेप्ट याद रखना, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुँचता है। कैसे? यहाँ से वाष्पीकरण हुआ, बरसात हुई, यहाँ से वापस बहते आगे, ऐसे करके चलता रहता है। जलीय चक्र पृथ्वी पर, इसके नीचे वह पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या करते हैं। जलीय चक्र करोड़ों वर्षों से कार्यरत है और पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन इसी पर निर्भर करता है। वायु के बाद जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। बहुत से क्षेत्रों में जल की प्रचुरता है, जबकि बहुत से क्षेत्रों में सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जलीय चक्र पृथ्वी के जलमंडल में विभिन्न रूपों अर्थात गैस, तरल व ठोस में जल का परिसंचरण है। इसका संबंध महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, अधस्थल और जीवों के बीच के जल के सतत आदान प्रदान से भी है। पृथ्वी पर जल का वितरण कैसे है? महासागरों में इतना है। यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा था, 2020 में पूछा, 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, वो शुद्ध जल के बारे में पूछा था। महासागर में याद रखना कि इतना परसेंटेज है, हिमालय हिम टोपियों में है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, ये वाला जाके देखो। 2020 में भी आया है, 2021 में आया है, और 2013 में आया, 14 में आया है। वो दो सेम क्वेश्चन था, वो एक ही रिपीट किया था यूपीएससी ने, सेम। तो ये परसेंटेज याद रखना, ये आयतन याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये काम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना महासागर में 97.25% है। फिर हिम नहीं है, ये हिम टोपी में 2.05 है। फिर भूमिगत जल है 0.68, फिर झीलों में 0.01, मृदा में नमी के रूप में 0.05, वायुमंडल में 0.001, नदी नालों में 0.001 और जैव मंडल में 0.0004। ये वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया इस टेबल से। जल चक्र के घटक में प्रक्रियाएं, घटक क्या होते हैं? महासागरों में संग्रहित जल। तो ये प्रक्रिया क्या क्या होती है? यहाँ पे वाष्पीकरण होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। वायुमंडल में जल संघनन होता है, वर्षण होता है, ठीक है। हिम है, बर्फ में पानी का संग्रहण, हिम पिघलने पर नदी नालों के रूप में बहना, रहते जल बहाव, जल धारा के रूप में ताज़ा जल संग्रहण व जल रिसाव, भौम जल संग्रहण, भौम जल का विसर्जन और झरने। तो ये चीज़ यार ना, यहाँ से यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, जाके देखो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। पृथ्वी के धरातल पर जल के वितरण को दर्शाती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71% भाग महासागरों में पाया जाता है। शेष जल ताजे जल के रूप में हिमालयों, हिमटोपी, भूमि के जल, झीलों, मृदा में आर्द्रता, वायुमंडल, सरिताओं और जीवों में संग्रहित है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनद के रूप में लेता है। उल्लेखनीय कि पृथ्वी पर नवीकरणीय योग्य जल निश्चित मात्रा में है, जबकि मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में स्थानिक व कालिक दोनों रूपों में जल का संकट पैदा हो जाता है। नदी जल के प्रदूषण ने इस संकट को और अधिक बढ़ा दिया है। आप जल की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकते हैं? तो जल की उपलब्ध मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं। महासागरीय अधस्तल पर ऊंचावच। महासागरीय पृथ्वी की बाहरी परत में वृत्त गर्तों में स्थित है, ठीक है। इस खंड में हम पृथ्वी के महासागरीय बेसिनों की प्रकृति व उनकी भू आकृति का अध्ययन करेंगे। महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे में इतने स्वाभाविक ढंग से विलय हो जाते हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में विभाजित किया है। उनके नाम है प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक, हिंद और दक्षिणी महासागर और आर्कटिक। अनेक समुद्र, खाड़ियाँ, गल्फ तथा निवेशिका इन 5 बड़े महासागरों के भाग है। महासागरीय अधस्तल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे से 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। महासागरों के जल के नीचे की भूमि अर्थात महासागरीय अधस्तल भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। चित्र 13.2 में ये है। महासागरीय तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। सबसे गहरे गर्त और सबसे बड़े मैदान होने के कारण ये उबड़ खाबड़ होते हैं। महाद्वीपों पर पाए जाने वाले लक्षणों की तरह ये लक्षण भी विवर्तनिक ज्वालामुखी और निक्षेपण की क्रियाओं से बनते हैं। महासागरीय अधस्तल का विभाजन। महासागरीय अधस्तल को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है: महाद्वीपीय सेल, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान, महासागरीय गभीर। इस विभाजन के अतिरिक्त महासागरीय तली पर कुछ बड़े तथा छोटे उच्चावच संबंधी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कटके, पहाड़ियाँ पाई जाती है, समुद्री टीला, निगमन द्वीप, खाइयाँ व खंड आदि पाए जाते हैं। महाद्वीपीय सेल्फ क्या होता है? यूपीएससी ने ना मेंस में क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में। सी स्प्रेडिंग फ्लोर थ्योरी के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है मेंस में।
वो यहीं से है, ये वाला पूरा ये वाला। महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विशिष्ट सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्र तथा खाड़ियों से घिरा होता है। यह महासागर सबसे उथला भाग होता है जिसका औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। यह शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है जिसे शेल्फ अवकाश कहा जाता है। महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर भिन्न भिन्न होती है। महाद्वीपीय शेल्फों की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है। कुछ सीमांतों के साथ शेल्फ नहीं होते तथा अत्यंत संकीर्ण होते हैं, जैसे कि चिली के तट पर, सुमात्रा के पश्चिमी तट इत्यादि पर। इसके विपरीत आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे बड़ा है जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर है। शेल्फ की गहराई भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ क्षेत्रों में 30 मीटर, कुछ क्षेत्रों में 600 मीटर गहरी होती है। हो सकता है क्या पीटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, ये चीज़ याद रखना। महाद्वीपीय शेल्फ पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती है। अवसाद भूमि से नदियों, हिम नदियों तथा पवन द्वारा लाए जाते हैं और तरंगों तथा धाराओं द्वारा वितरित किए जाते हैं। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्म ईंधनों के स्रोत बन जाते हैं। ये चीज़ याद रखना, इसलिए है ना जो तेल वेल है पाया जाता है। तो यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकती है। देखो ये महाद्वीपीय किनारा होता है, भूपट्टी होती है, ये समुद्र के नीचे का भाग है, ये चीज़ याद रखना। ये महाद्वीपीय शेल है, ये महासागरीय गर्त है, शेल विभंग है, ये महाद्वीपीय ढाल है, ये महाद्वीपीय उबार है। और यहाँ पे देखो गंभीर महासागरीय बेसिन है, मतलब और ज़्यादा गहरा जाओगे तो गंभीर समुद्री खाई है, भूपट्टी है, वितले पहाड़ी है, वितले मैदान है, समुद्री टीला, निगमन द्वीप। तो याद रखना जैसे धरती के ऊपर पर्वत पहाड़ पाए जाते हैं वैसे यहाँ पे भी पाया जाता है समुद्र के नीचे देखोगे तो। मध्य महासागरीय कटक है, भूपट्टी है, रिफ्ट है, विभंग है, मध्य सागरीय कटक है, विभंग है। तो ये चीज़ याद रखना कि इस टाइप की संरचना अंदर भी पाई जाती है। महाद्वीपीय ढाल क्या होता है? महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती है। तो ये वाला जो पार्ट है इसकी शुरुआत वहाँ होती है जहाँ महाद्वीपीय शेल्फ की तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है। देखो यहाँ से ऐसे बदल रही है। ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। ढाल वाले प्रदेश की गहराई 200 या 3000 मीटर के बीच होती है। ढाल का किनारा महाद्वीपों की समाप्ति को इंगित करता है। इसी प्रदेश में कैनियन, गंभीर खड्डे एवं खाइयाँ दिखाई देते हैं। गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मन ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग है। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। ये मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे मृत्तिका व घास से ढके होते हैं। महासागरीय गर्त, ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। अपने चारों ओर की महासागरीय तली की अपेक्षा 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। ये महाद्वीपीय ढाल के आधार द्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं एवं सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों से संबंधित है। ये चीज़ रखना कहाँ भूकंप आता है और कहाँ पे याद देखो जीवाश्म ईंधन पाने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये थोड़ा यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो इसी प्रकार से पूछेगा। यही कारण कि प्लेटो संचलन के अध्ययन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक लगभग 57 गर्तों का खोजा गया है जिसमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अंटार्कटिक महासागर में, 6 हिंद महासागर में। यहाँ से भी कोई स्टेटमेंट बना के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। उच्चावच की लघु आकृतियाँ, ऊपर बताए गए महासागरीय अधस्तल के प्रमुख उच्चावचों के अतिरिक्त कुछ लघु किंतु महत्वपूर्ण आकृतियाँ महासागरों के विभिन्न भागों में प्रमुखता से पाई जाती है। कौन सी? मध्य महासागरीय कटक। एक मध्य महासागरीय कटक पर्वतों को 2 श्रृंखलाओं से बना होता है जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग किए गए होते हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की ऊंचाई 2500 मीटर तक हो सकती है तथा इनमें से कुछ समुद्र की सतह तक भी पहुंच सकती है। इसका उदाहरण आइसलैंड है जो मध्य अंटार्कटिक कटक का एक भाग है। समुद्री टीला, यह नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठता है किंतु महासागरों के सतह तक नहीं पहुंच पाता है। समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये 3000 से 45 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। एम्पेयर समुद्री टीला जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह का विस्तार है उसका एक अच्छा उदाहरण है। अब जैसे यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछना रहा है फैक्चुअल टाइप से तो ऐसे पूछ सकता है कहाँ पे कौन क्या पाया जाता है। सबसे सपाट जलमग्न कैनियन, ये गहरी घाटियाँ होती है जिनमें से कुछ की तुलना कोलोराडो नदी के ग्रेट कैनियन से की जा सकती है। कई बार ये बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर विस्तृत होकर महाद्वीपीय शेल्फ पर ढालों को आर पार काटती नजर आती है। हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन है। निगमन द्वीप, ये चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं। इन्हीं चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्थाएं कर्मिक अवतलन के साक्ष्य द्वारा प्रदर्शित होते हैं। अकेले प्रशांत महासागर में अनुमानतः 10,000 से अधिक समुद्री टीले और निगमन द्वीप उपस्थित है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2018 में पीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले परवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप हैं जो गहरे अवनमन के चारों ओर से घिरे हुए होते हैं।
ये समुद्र अणु का एक भाग हो सकता है, या कभी कभी ये साफ, खारे या बहुत अधिक जल को चारों तरफ से घिरे रहते हैं। महासागरीय जल का तापमान, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। इस खंड में विभिन्न महासागरों तापमान के स्थानिक व ऊर्ध्वाधर विभिन्नताओं के बारे में बताया गया है। महासागरीय जल भूमि की तरह सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म होते हैं। इस जल की तुलना में जल के तापमान और शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है। तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। महासागरीय जल के तापमान वितरण प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांश। ध्रुवों की प्रवेशी सूर्य विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों के सतही जल का तापमान विस्तृत वर्ष से ध्रुवों की ओर घटता चला जाता है। ये बात सही है। स्थल व जल का असमान वितरण, उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। सनातन पवनें, स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाली पवनें महासागरों के सतह गर्म जल को तट से दूर ढकेल देती है, जिसके परिणामस्वरूप नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है। परिणाम स्वरूप तापमान में देशांतरीय अंतर आता है। इसके विपरीत अभी तटीय पवनें गर्म जल को तट पर जमा कर देती है, इससे तापमान बढ़ जाता है। महासागरीय धाराएं, गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती है, जबकि ठंडी गर्म धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटा देती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती है, जबकि लेब्राडोर धारा ठंडी धारा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट के नजदीक के तापमान को कम कर देती है। ये सभी कारक महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थानिक रूप से प्रभावित करते हैं। निम्न अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा कम होता है। ये वाला पॉइंट से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो ये चीज़ भी याद रखना। तो मैं फिर बता रहा हूँ, तो आखिरी जो चैप्टर है ना, कौन सा, 7 के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग आपकी बार कम से 4 क्वेश्चन आए हैं वहाँ से, 4 से 5 क्वेश्चन, तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तापमान को उद्दाव तथा क्षैतिज वितरण। महासागरीय जल की तापीय गहराई का पार्श्व चित्र यह दिखाता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान कैसे घटता है। पार्श्व चित्र महासागरीय सतही जल व गहरी परतों के बीच के सीमा क्षेत्र को दर्शाता है, समुद्री सीमा। तो याद रखना कि देखो, जैसे जैसे समुद्र के अंदर जब आप जाओगे गहरा जाने के बाद टेम्परेचर कम होता चले जाता है, ये चीज़ याद रखना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होती है, कई 100 मीटर नीचे तक जाती है। वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान तीव्र गिरावट आती है वह ताप प्रवणता कहा जाता है। जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता के नीचे पाया जाता है। इस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। मध्य व निम्न अक्षांशों में महासागरों के तापमान की संरचना की सतह से तले की ओर 3 परतों वाली प्रणाली के रूप में समझाया जा सकता है। पहली परत गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है, जो लगभग 500 मीटर होती है और इसके तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में परत पूरे वर्ष उपस्थित होती है, जबकि मध्य अक्षांश में केवल ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है। दूसरी तरफ, जिसे ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन परत कहा जाता है, पहली परत के नीचे स्थित होती है। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। ये देखो, ये वाला एरिया कितना, देखो यहाँ पे कितना रिड्यूस हुआ तापमान। यह थर्मोक्लाइन की मोटाई 500 से 1000 मीटर तक होती है। तीसरी परत बहुत अधिक ठंडी होती है तथा गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वर्तों में सतह जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के निकट होता है और इसलिए गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। यहाँ ठंडे पानी का केवल एक ही परत पाई जाती है, जो सतह से गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है और यह विस्तृत वर्ष से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। ये चीज़ याद रखना। बढ़ती हुए अक्षांशों के साथ तापमान के घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री होता है से होती है। औसत तापमान 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश पर और 14 डिग्री से तथा ध्रुवों के नज़दीक 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्धों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका कारण होता है कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा स्थल पाया जाता है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इसलिए बता रहा हूँ PYQ याद होने चाहिए आपको। अब देखो, मुझे जैसे पता है तो मैं बता पा रहा हूँ कि कितने इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। डायरेक्ट ये वाले लाइन क्वेश्चन पूछा गया है। उच्चतम तापमान विश्व वर्ष पर नहीं बल्कि इसे कुछ तरफ की उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है। उत्तर दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान 19 डिग्री से 16 डिग्री के आसपास होता है। ये भिन्नता उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में स्थल और जल के असमान वितरण के कारण होती है। महासागरीय सतह के तापमान के स्थानिक प्रारूप को दिखाया गया है। यह तथ्य भली भांति जाना जाता है कि महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है, क्योंकि वे सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं और यह ऊष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया से पारित होती है। परिणाम स्वरूप गहराई के साथ तापमान में कमी आने लगती है।
लेकिन तापमान घटने की दर सभी जगह समान नहीं होती है। 200 मीटर गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है तथा उसके बाद तापमान के घटने की दर कम होती जाती है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया भी कि कौन से एरिया में कैसा रहता है। महासागरीय जल की लवणता, यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था एक बार, ये पता होना ही चाहिए। ठीक है, चाहे वर्षा का जल हो या महासागरों का, प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले हुए होते हैं। लवणता वह शब्द है जिसका प्रयोग समुद्री जल में घुले हुए लवण की नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। इसका परिकल्पना याद रखना कि 1000 ग्राम 1 किलोग्राम में समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम में की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्राय प्रति 1000 भाग या पीपीटी रूप में व्यक्त किया जाता है। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। 24.7 की लवणता को खारे जल का सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। इसीलिए जो है ना, कौन सा है, अरे जो यहाँ पे है इजराइल जल के बाद डेड सी, वो इतना खारा है कि लोग वहाँ पे है ना, तुम पानी में तैरोगे ना, डूबोगे नहीं। उसका रीजन है लवणता, याद रखना ये चीज़। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण वर्षण पर निर्भर करती है। तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा दूसरे क्षेत्र में बर्फ के जमने और पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है। पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करती है। महासागरीय धारा भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग करती है। जल की लवणता तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं, इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी प्रकार परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र, जब मैं बता रहा था, डेड सी मध्य सागर में सबसे ज़्यादा सोचे, इसलिए वहाँ लोग डूबते नहीं हैं। फिर टर्की का वॉन झील है, फिर ग्रेट सॉल्ट झील है। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना, इसे विषय में डायरेक्ट पूछा जाता है। समुद्री जल में घुले हुए नमक, प्रति किलोग्राम जल का नमक में क्या क्या होता है, वहाँ पे क्लोरीन होता है, याद रखना, सोडियम होता है, सल्फेट होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, बाइकार्बोनेट, ब्रोमीन, बोरेट और स्ट्रंटियम होता है। ये सब चीज़ याद रखना क्या क्या पाए जाते हैं। लवणता का क्षैतिज वितरण कैसा है भाई, पूरे विश्व में कैसा है, तो ये देखो, ये सारा दिखाया गया है। तो अगर डेड सी देखोगे तो यहाँ पे है, यहीं पे है। सामान्य खुले महासागरीय लवणता 33 से 37 के बीच होती है। चारों तरफ स्थल से घिरे लाल सागर में यह 41% तक होती है, जबकि आर्कटिक व ज्वार नदमुख में मौसम के अनुसार 0 से 35 डिग्री के बीच पाई जाती है। गर्म तरफ क्षेत्रों में जहाँ वाष्पीकरण उच्च होता है, कभी कभी वहाँ की लवणता 70 डिग्री तक, मतलब 70 जो पीपीटी होता है, वहाँ तक पहुँच जाती है। प्रशांत महासागरीय लवणता में भिन्नता मुख्यतः से आकार में बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण है। उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में लवणता 35 से कम होकर 31 हो जाती है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र का पिघला हुआ जल पहुँचता है। इसी प्रकार 15 से 20 डिग्री दक्षिण के बाद यहाँ 33 तक घट जाती है, 33%, वो मान लो पीपीटी। अंटार्कटिक महासागर की औसत लवणता 36 के लगभग है। उच्च लवणता 15 से 20 डिग्री अक्षांश के बीच दर्ज की गई है। अधिकतम लवणता 20 डिग्री नॉर्थ एवं 30 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री वेस्ट और 60 डिग्री वेस्ट के बीच पाई जाती है। यहाँ उत्तर की ओर क्रमिक रूप से घटती जाती है। अब तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट बना के। उच्च अक्षांशों में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। बाल्टिक समुद्र की लवणता कम होती है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी प्रवेश करता है। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। काले सागर की लवणता नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में लाए जाने वाले ताजे जल के कारण कम होती है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35 है, जो बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के जल के मिलने से लवणता की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। इसके विपरीत अरब सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण ताजे जल की कम प्राप्ति के कारण अधिक है। ये भी कारण है कि जो है बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा चक्रवात आते हैं, अरब सागर में कम आते हैं। ये चीज़ याद रखने का कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। विश्व के महासागरों की लवणता को दर्शाता जो चित्र अपन ने देखा, लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण, गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है, लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण बढ़ जाती है, ताजे जल में मिल जाने से घटती है, जैसे कि नदी द्वारा होता है। गहराई में लवणता लगभग नियत होती है, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार से पानी का ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। महासागरों के सतही क्षेत्रों में गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में अंतर स्पष्ट होता है। कम लवणता वाले जल उच्च लवणता वाले और घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है में ये तीव्रता से बढ़ती है। लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है तथा महासागरीय जल की स्थिरीकरण को भी प्रभावित करती है। यदि अन्य कारक स्थिर रहे तो समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्राय कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है, इसकी लवणता को स्थिरीकरण कहा जाता है। अब देखो ये चीज़ याद रखना क्या ना,
इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन बने हैं, अगर आप देखोगे जाके तो एक बार पीवाई के 2011 से लेके 2024 तक पीवाई की बार बार घुमाया करो, डेली देखा करो कि आज ये चैप्टर पढ़ा के क्या इससे मेरा बन पा रहा है क्वेश्चन। मेंस के क्वेश्चन देखो, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हुए हैं यहाँ से। ठीक है, ये कल करेंगे महासागरीय जल संचयन। अब 3 चैप्टर बचे हैं इसके। अब देखो यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, अभी मैं बताऊँगा आपकी बार जो आया है 2024 में जो आया है, इसलिए बताओ ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनसीईआरटी तो छोड़ना ही नहीं है आपको, पर मेरा मानना है तो 6 to 12 ही पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ओनली वही पढ़ रहे हो तो फिर वो रिस्क लेना हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर मैथ